मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, हमारी हिंदी की बुक है वसंत भाग 2। इसके 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd चैप्टर है हिमालय की बेटियां, यह शुरू करेंगे। तो इसके जो लेखक हैं यह नागार्जुन जी हैं। तो नागार्जुन जी ने यहाँ पर हिमालय की बेटियाँ किसे कहा है? नदियों को। तो लेसन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा नागार्जुन जी जो लेखक हैं इनके बारे में जान लेते हैं और इस लेसन के शब्दार्थ यानी कि जो वर्ड मीनिंग है यह करते हैं। तो आइए देखते हैं लेखक के बारे में। तो बच्चों, नागार्जुन जी का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था और इनके जो अन्य नाम थे उपनाम वह नागार्जुन और यात्री था। तो जैसे आपको स्कूल में कुछ और नाम से जाना जाता है, घर पर आपको किसी और नाम से पुकारा जाता है, तो ऐसे ही इनका जो पूरा नाम था वह वैद्यनाथ मिश्र जी था। इनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी ज़िले में हुआ और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को बिहार के दरभंगा ज़िले में हुई और उनके पिताजी का नाम गोकुल मिश्र था। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वे है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे। और ये हिंदी, मैथिली और संस्कृत तीनों भाषाओं में ये लिखते थे। इन्होंने जो अपना साहित्य लिखा है वह हिंदी, मैथिली और संस्कृत में लिखा है और इनको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे कि 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1994 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार भी इनको मिला है। हिमालय की बेटियां, इसके शब्दार्थ हैं संभ्रांत। संभ्रांत होता है बच्चों सभ्य, कुलीन, जो अच्छे घराने के हों, ठीक है, शांत स्वभाव वाले। भावभंगी, भावभंगी होता है हाव भाव, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम एक्सप्रेशन बोल देते हैं। उल्लास, उल्लास का मतलब होता है बच्चों खुशी। कौतूहल, जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब कि किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा। विषम्य, विषम्य का मतलब होता है आश्चर्य, हैरानी होना किसी चीज़ के बारे में जानकर। विराट, विशाल। अतृप्त, प्यासा। बंदूर, बंदूर होता है बच्चों ऊंची नीची। सरसब्ज, सरसब्ज होता है बच्चों हरी भरी। उपत्यकाएं, उपत्यकाएं का मतलब घाटियाँ। मौन, चुप। सिर धुनना, पछताना। प्रवाहित होना, बहना। लुभावना, आकर्षित करने वाला। हर्ज, नुकसान। आदित्यकाएं, पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, जो सपाट भूमि पहाड़ के ऊपर की होती है उसे आदित्यकाएं बोलते हैं। तो आइए अब हम हमारा जो 3rd चैप्टर है हिमालय की बेटियां यह शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे कहा है? नदियों को, ठीक है। जो समतल मैदानों में नदियां बहते हुए आप देखते हो, लेखक ने उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। क्यों कहा है हिमालय की बेटियां? क्योंकि ये जो नदियां हैं ये कहाँ से निकल कर आती है? पहाड़ों से, ठीक है। हिमालय पर्वत से निकल कर ये नदियां हमारे सामने आती है, इसीलिए लेखक ने इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो लेखक कहते हैं कि मैंने इन नदियों को अभी दूर से ही देखा था, यानी कि इनको पास से नहीं देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। तो लेखक कहते हैं कि ये जो नदियां हैं ये समतल मैदानों में कैसे बहती हैं? बड़ी गंभीर, शांत स्वभाव के साथ ये बहती हैं, जैसे एक संभ्रांत यानी कि जैसे एक सभ्य महिला होती है ना, बिल्कुल शांत रहती है वह, ठीक है, एक अच्छे घराने की महिला, वैसे ही ये नदियां भी शांत भाव से समतल मैदानों में बहती है। और इन नदियों के प्रति मेरे दिल में बड़े ही आदर की भावना थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो लेखक कहता है कि जैसे मैं अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेलता हूँ, वैसे ही इन नदियों की धारा में डुबकियां लगाता, उनमें मैं खेलता था, ठीक है। नदियों का जो पानी है उसमें नहाता और उसमें अटखेलियाँ करता।
परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय के कंधे पर चढ़ना का मतलब क्या है कि हिमालय की चोटियों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक जाना। तो लेखक कहता है कि अब की बार जब मैं हिमालय की चोटियों पर काफ़ी ऊंचाई तक गया तो इन नदियों का स्वरूप कुछ और ही था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो ये गंगा, यमुना, सतलुज हिमालय से बड़ी ही पतली धारा के रूप में निकलती है, तो ये समतल मैदानों में, समतल मैदान बेटा के जो ये प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर पहुँचकर ये इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो जाती है। तो लेखक बताते हैं कि जो ये नदियाँ हैं ये पहाड़ों से जब निकलती है तो बिल्कुल पतली सी धारा के रूप में ये आती हैं, लेकिन मैदानों में पहुंचकर ये इतना बड़ा स्वरूप कैसे धारण कर लेती है। लेखक यह देखकर हैरान है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी है भावभंगी, भावभंगी होता है बच्चों हाव भाव, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। तो लेखक कहता है कि जब ये हिमालय से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, तो ये बड़ी उछलती कूदती हुई, खिलखिलाकर हंसती हुई आती है। तो लेखक कहते हैं कि जब ये मैदानों में पहुंच जाती है तो वहाँ पर बड़े शांत भाव के साथ बैठती है, तो उनका ये हाव भाव इस तरह से कैसे बदल जाता है, कहाँ पर इनका ये इतना खिलखिलाकर हंसना, उछलना कूदना गायब हो जाता है। तो क्यों उछलती कूदती है? देखो बच्चों, जब पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है तो उससे आवाज़ आती है। पहाड़ों पर कोई बड़ा पत्थर है, कोई छोटा पत्थर है, जब पानी एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जाता है कूदते हुए तो उसमें आवाज़ आती है, ठीक है। तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे नदियाँ खेल रही हैं, उछल कूद कर रही हैं। लेकिन जैसे ही ये मैदानों में आती हैं तो वहाँ पर जो एरिया होता है वो बड़ा समतल होता है, सपाट होता है, तो वहाँ पर ये नदियाँ बड़े शांत भाव से बहती हुई जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, कौतूहल यानी कि जिज्ञासा और विषम्य, विषम्य यानी कि हैरानी नहीं होती जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो लेखक कहता है कि जब भी मैं किसी लड़की या कली को देखता हूँ तो मुझे हैरानी नहीं होती और न ही ज़्यादा जानने की जिज्ञासा होती है। लेकिन जब मैं इन बेटियों यानी कि इन नदियों को देखता हूँ, इनकी जो बाल लीला है, जो बच्चों वाले खेल हैं, इनको देखकर इनके बारे में जानने की मेरे मन में जिज्ञासा होती है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। तो जब ये हिमालय से भागती हुई निकलती हैं तो लेखक कहता है कि ये नदियाँ किस तरफ भागी जा रही है, ऐसा कौन सा लक्ष्य है, कौन सा उद्देश्य है जो इनको प्राप्त करना है और उसके लिए ये इतनी बेचैन है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो लेखक ने यहाँ पर पिता किसे कहा है? हिमालय को कहा है। नदियों का पिता कौन बताया है? हिमालय को। तो लेखक कहते हैं कि अगर ये हिमालय का इतना विशाल प्रेम, विशाल प्यार पाकर भी अगर इनका हृदय प्यासा है, अगर इनके हृदय की प्यास नहीं बुझी है, अगर वे संतुष्ट नहीं हुई है, तो वह कौन होगा जिसका प्रेम पाकर ही है संतुष्ट हो सकेंगी। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, भंदूर, भंदूर होती है बेटा ऊंची नीची, अधिक क्या मतलब कि पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, सरसब्ज हरी भरी उपत्यकाएँ, घाटियाँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन जहाँ पर मतलब ये खेलती हैं, निकेतन का मतलब होता है घर। तो लेखक कहता है कि इन नदियों के खेलने का घर कैसा है? छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमियां हैं, हरी भरी घाटियां हैं जहाँ पर ये अपनी बाल लीलाएं दिखाती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो लेखक कहता है कि जब ये नदियाँ खेलते खेलते वहाँ से यानी कि हिमालय से दूर निकल जाती है और जब ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा कैल के जंगलों से होते हुए समतल मैदानों में पहुँचती है तो ये अपने बीते दिनों को ज़रूर याद करती होंगी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना मतलब कि पछताना, नटखट, चंचल। तो लेखक कहते हैं कि कौन जाने कि जो बूढ़ा हिमालय है अपनी इन चंचल बेटियों यानी कि इन चंचल नदियों के लिए कितना पछताता होगा।
बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मून के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो उत्तर में यानी कि जो हिमालय है वो भारत की किस दिशा में है बच्चों, उत्तर दिशा में है। तो लेखक कहते हैं कि जो उत्तर दिशा में हिमालय है उसकी जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं वहाँ पर बिल्कुल चुप्पी है, मौन यानी कि चुप्पी है, बिल्कुल शांति है, शांति के सिवाय वहाँ पर और कुछ नहीं है। तो बच्चों आई होप आपको इतना लेसन समझ में आया होगा। तो आगे का जो हमारा लेसन है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।